हेलो जी। हेलो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे, आप और आपका पूरा परिवार। आज हमारी क्लास थर्ड है। क्लास सेकंड में जब से हमने अपना टॉपिक शुरू किया था, पहला आईएमएफ किया था। आई होप उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, सारा का सारा पूरा क्लियर होगा। ठीक है जी। फिर आज की क्लास शुरू करें। चलिए जी, शुरू करते हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले, जहां पे हम एशियान करेंगे, पहले हम 10 मिनट लगा के आईएमएफ में, मतलब पिछली क्लास में हमने जो किया था उसको रिवाइज कर लेते हैं। आई होप आप सबने अच्छे से पढ़ा होगा और आप लोगों ने उस चीज को एक बार रिवाइज भी कर लिया होगा। चलिए। तो सबसे पहले हमने देखा था कि क्यों क्रिएट होता है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज के लिए। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इशू आया, ग्रेट डिप्रेशन हुआ बिकॉज ऑफ बैंक फेलियर, एंड वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया सारी कंट्रीज में। सारी कंट्रीज डिप्रेशन में चली गई। उनको म्यूचुअली कॉपरेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, अटेंडेड बाय 44 कंट्रीज, विच लेड टू फॉर्मेशन ऑफ आईएमएफ। ठीक है। IMF along with IBRD is known as Bretton Woods twins. They came into existence in 1945। ठीक है। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं। When 1945 ओरिजिन ब्रिटेन वुड्स। मैं एक चीज आपको सजेस्ट करूंगी, ये सारी चीजें साथ के साथ आप नोटबुक में नोट करते रहिए। उससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम रिवाइज करने के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप ये नोट्स खोलेंगे, आपको मेन क्लास की चीजें ध्यान आ जाएंगी एंड आप पूरा रिवाइज कर पाएंगे क्विकली। ठीक है। साथ के साथ नोट करते रहिए। ओरिजिन ब्रिटेन वुड्स, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। सो when did it came into existence? 1945। ओरिजिन ब्रिटेन वुड्स। कितने मेंबर्स हैं? 189। हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन, यूएसए। लार्जेस्ट बोरोवर्स कौन कौन है? 4 बोरोवर्स है, अर्जेंटीना, यूक्रेन, ग्रीस एंड इजिप्ट। हु इज द एमडी? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। हु इज द चीफ इकोनॉमिस्ट? इंडियन ओरिजिन की है, गीता गोपीनाथ। प्रिकॉशनरी लोन किसने लिया हुआ है? मेक्सिको, कोलंबिया एंड मोरक्को। मेक्सिको, कोलंबिया, मोरक्को। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमने देखा था मोटा मोटा। बोर्ड ऑफ गवर्नर, एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड एमडी। बोर्ड ऑफ गवर्नर एक मेन बॉडी होती है, सारे के सारे मेंबर्स इसके मेंबर होते हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड comprising of 24 members representing a country or a group of country, and ये डे टू डे अफेयर्स को देखता है। एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, कहाँ की है वो? बल्गेरिया। कब अपॉइंट हुई थी? अक्टूबर 2019। ऑब्जेक्टिव, 6 ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है। सबसे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को प्रमोट करना, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, और वो बैलेंस होना चाहिए। एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी। क्यों? जैसे कि फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा ना हो एक्सचेंज रेट प्राइसेस में। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, बीओपी क्राइसिस जब भी होता है उसमें असिस्ट करना। इकोनॉमिक पॉलिसी किसी भी कंट्री की रिव्यू करना, उसके हिसाब से उसमें जो रिस्क है उसको असेस करना। मल्टीलेटरल पेमेंट सिस्टम की एस्टैब्लिशमेंट। 6 ऑब्जेक्टिव्स क्लियर। प्रमोट करना, फैसिलिटेट करना, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी मेंटेन करना, बीओपी क्राइसिस में हेल्प करना, इकोनॉमिक पॉलिसी को रिव्यू करना, रिस्क को असेस करना, मल्टीलेटरल पेमेंट सिस्टम को एस्टैब्लिश करना। परफेक्ट। चलिए जी, बहुत फास्ट सब एक बार हम बस रिव्यू करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है किस चीज का? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक करंट, एक कैपिटल। कैपिटल फॉर द विजिबल, इनविजिबल। इनविजिबल में सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर, SIT। कैपिटल के 3 होते हैं, इन्वेस्टमेंट, लोन एंड बैंकिंग कैपिटल। इन्वेस्टमेंट में FDI, FII। लोन सॉवरेन, ECB कॉमर्शियल पर्पज वाला। बैंकिंग कैपिटल जो FCNR वाले अकाउंट होता है। क्राइसिस कब होता है? जब हमारा डेफिसिट क्रिएट हो जाता है और सेंट्रल बैंक के पास इनफ रिजर्व्स नहीं होते हैं। तो हु कम्स एज अ सुपरमैन? IMF। डन। IMF की 4 रिपोर्ट्स मेजर। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, पूरी दुनिया का एक इकोनॉमिक आउटलुक। रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, किसी स्पेसिफिक रीजन की जो उन्होंने बनाए हुए हैं। फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। 4 रिपोर्ट्स हो गए। चलिए, उसके बाद न्यूज की एक पुरानी रिपोर्ट उन्होंने अपडेटेड
मतलब पुरानी रिपोर्ट थी, उसके बाद अप्रैल में अपडेट हुई थी, फिर जून में अभी अपडेट हुई है। तो जून में जो अभी अपडेट हुई है उसमें उन्होंने क्या बोला है, फाइनेंशियल ईयर 2020 में जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है, सो दिस इज बेसिकली जीडीपी ग्रोथ, ये क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब नेगेटिव में है। इंडिया का -4.5% नेगेटिव, पूरे वर्ल्ड का -4.8% नेगेटिव। फाइनेंशियल ईयर 2021 में दिस विल जंप बैक, दिस विल ग्रो 6% फॉर इंडिया, 5.4% फॉर द होल वर्ल्ड। रीजन क्या है इस कॉन्ट्रैक्शन का, इस नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ का? कोरोना वायरस, कोविड-19। 2020 बहुत ही प्रिकेरियस है, काफी सारे इश्यूज हैं, आप नेगोशिएट करिए, आप टैरिफ मत लगाइए। गोइंग फॉरवर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, बट यू हैव टू मेंटेन पेशेंस। ठीक है जी, डन। इसको अब हमने रिवाइज कर लिया है। नेक्स्ट क्या था, इसके कुछ एमसीक्यूज दिए थे, अब उन एमसीक्यूज को बिल्कुल जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आप सबने सॉल्व कर लिया ना एमसीक्यूज? सब लोगों ने करे है ना, आंसर मार्क करे हैं, अब आंसर को टैली कर लीजिए। चलिए, तो पहला एमसीक्यू क्या था आईएमएफ का? दीज आर आईएमएफ रिलेटेड एमसीक्यूज जो अब हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लास के। करंट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है आईएमएफ की? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ये जो बाकी नेम्स हैं ये पहले आईएमएफ के कभी किसी ना किसी टाइम पे एमडी रह चुके हैं, जैसे क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से पहले क्रिस्टीन लगार्डे थी, अब क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से कंट्रीज ने सबसे ज्यादा बोरोविंग ले रखी है आईएमएफ से? अर्जेंटीना, ग्रीस, इजिप्ट, ये तीनों है। मेक्सिको नहीं है, इसने प्रिकॉशनरी लोन ले रखा है। और इन तीनों के अलावा कौन सा कंट्री है? यूक्रेन। तो लार्जेस्ट बोरोवर्स कौन कौन है? अर्जेंटीना, ग्रीस, यूक्रेन एंड इजिप्ट। अब ये कहां पे आ रहा है? 1, 2 एंड 4। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका क्या करेक्ट आंसर है? सी। इसका क्या करेक्ट आंसर है? ए। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिकॉशनरी लोन क्या होता है? तो प्रिकॉशनरी लोन बेसिकली होता है, ये वो कंट्रीज लेते हैं जो वीक होना शुरू हुए हैं अभी। ठीक है, ये बाकी प्रॉब्लम में आने से पहले ये अलग टाइप का लोन होता है। बहुत वीक हो चुके हैं बट जल्दी उनकी रिकवरी हो जाएगी, अलग टाइप का लोन होता है। आई वुड नॉट गेट इनटू दैट, बस आप ये ध्यान रखिए प्रिकॉशनरी लोन कौन से होते हैं? वो कंट्रीज लेते हैं जो कमजोर होने लग गए हैं, अपने आप को बचाने के लिए प्रिकॉशंस ले लेते हैं वो। वीक प्रिकॉशनरी लोन किसने लिया हुआ है? मेक्सिको, कोलंबिया एंड मोरक्को। ठीक है, नेक्स्ट, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन। ठीक है जी, परफेक्ट। ये बाकी जो कंट्रीज हैं, जो बाकी इंटरनेशनल मेजर बॉडीज हैं, उनके हेडक्वार्टर इन चारों में से किसी लोकेशन पे है मेजरली। इनमें से कौन कौन सी रिपोर्ट आईएमएफ रिलीज करता है? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, यस, बाय आईएमएफ। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, बाय आईएमएफ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, नहीं, ऐसा तो नहीं देखा हमने। ये कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ये भी कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट, आईएमएफ। सो ऑटोमेटिकली 3 और 4 हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। तो अगर हम ऑप्शन में आए जहां पे भी 3 आ रहा है मतलब ये आंसर नहीं होगा, 4 आ रहा है मतलब ये आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से कोई हो सकता है, तो ये आंसर है। सो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, यहां पे आपको ऑप्शन देख के एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना पड़ता है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे आऊं इस क्वेश्चन में, यहां पे क्या है? मेक्सिको ने प्रिकॉशनरी लोन लिया हुआ है, मतलब थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता है। सो अगर आप थर्ड को ही यहां पे एलिमिनेट कर लें कि यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, सो क्या बचा? सी। ऑटोमेटिकली सी बचा। सो दिस इज एलिमिनेशन मेथड, कि हमने देख लिया कि हाँ ये गलत है, जिस जिस ऑप्शन में ये चीज आ रही है ऑटोमेटिकली वो आंसर नहीं होंगे, तो फिर वो जहां पे वो नहीं है वो आपके ऑप्शंस बच जाते हैं। इस तरीके से हम अपने आंसर पे पहुंचने की कोशिश करते हैं जब ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं।
ठीक है। कौन सी टू ऑर्गेनाइजेशंस को ब्रिटेन विद ट्विंस बोला जाता है? IMF एंड IDA, IMF एंड IBRD, IDA एंड IBRD। सो IDA एंड IBRD को टुगेदर वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। सो दिस इज नॉट द आंसर। IMF and IDA, they don't came into existence together in 1945. So the answer is IMF and IBRD. इन वाले क्वेश्चंस में आपका एलिमिनेशन मेथड नहीं लगता है। एलिमिनेशन मेथड इन टाइप के क्वेश्चंस में लगता है जहां पे पहले 4 अलग अलग स्टेटमेंट हो गई, फिर आपके ऑप्शन, आपके जो आंसर का ऑप्शन है उसके अंदर है कि इनमें से कौन सा गलत है या कौन सा सही है। तो आप देख लोगे उन 5 में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत है या फिर जो सही है। तो अगर मैं देखूं कि 1 तो सही है, इसका मतलब ये या ये, इन तीनों में से कोई हो सकता है। तो मतलब हम किसी ना किसी तरीके से किसी ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे करते जाएंगे हम इन चीजों को और डिस्कस करते जाएंगे कि MCQs को भी किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। चलिए, अब ये मैंने आपको जो नोट्स मिले होंगे वहां पे एंड में इस तरीके से आंसर आ रहे होंगे कि एक बार आप सॉल्व कर लीजिए, फिर एंड में आप टैली कर लीजिए। चलिए, सो अब हमारा नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स का पहला टॉपिक इंटरनेशनल बॉडीज, IMF हम पूरा कर चुके हैं। हमने इसकी रिविजन भी कर ली है, हमने इसके MCQs भी कर लिए हैं। वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, इसलिए अभी हो गया है ग्रीन। अब आ गया नेक्स्ट, रेड लाइट कहां पे है? एशियान। एशियान की फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब ये क्या है, क्या है, इसको अब हम आगे देखते हैं। सो एशियान इज बेसिकली एक एसोसिएशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की। अब साउथ ईस्ट एशियन को एक बार आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहां पे आती हूं वर्ल्ड मैप पे। ठीक है, सो ये है हमारा एशिया। मैंने ऑस्ट्रेलिया को भी कवर कर दिया। सो ये है हमारा यहां तक मोटा मोटा, ये है हमारा एशिया। ठीक है, ये क्या है? नॉर्थ। ये क्या हो गया? साउथ। ठीक है, ये क्या होता है? वेस्ट। ये होता है ईस्ट। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी हो गई? ये वाली। सो दिस इज साउथ ईस्ट एशिया। ये जो हाईलाइटेड है ये वो कंट्रीज हैं जो एशियन के पार्ट हैं। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज हैं, बट सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि एशियन क्या है। ये एक एसोसिएशन है किसकी? साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की। अब साउथ ईस्ट एशिया कौन सा रीजन है? एशिया में साउथ में ईस्ट में। ठीक है, साउथ का ईस्ट मतलब जैसे पढ़ा होगा ना आपने कि ये है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। तो ये वाली जो डायरेक्शन है ये हो गया साउथ ईस्ट। तो अब इसी बेसिस पे चले तो नॉर्थ वेस्ट, तो ये क्या आ गया? साउथ ईस्ट। क्लियर है? ठीक है, तो ये एशिया, एशिया का नॉर्थ, एशिया का साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। यहां पे इस वाले रीजन को बोला जाता है साउथ ईस्ट। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इंडिया इसका पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ एशियन। अभी हम इसको डिटेल में देखते हैं कौन कौन से कंट्रीज हैं, कब बना, किस लिए बना। सो किस लिए बना का मैं बस एक छोटा सा ब्रीफ बैकग्राउंड दूंगी। एट द टाइम जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, कोल्ड वॉर चल रहा था, जब 2 मेजर पावर्स थी USA एंड USSR। USSR रशिया को बोलते हैं, पहले USSR बोलते थे, उसके बाद उसका डिवीजन हुआ था सेवरल कंट्रीज में, अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। सो USA एंड USSR 2 कंट्रीज थे। द वर्ल्ड वाज पोलराइज्ड, सो काफी ज्यादा इकोनॉमिक इश्यूज थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ने क्या किया कि हम इकट्ठे आते हैं, लेट्स कम टुगेदर, बी टुगेदर एंड अपने आप को इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर, लेट्स कम टुगेदर, कोऑपरेट करके अपने आप को डेवलप करते हैं। ठीक है,
सो दे केम टुगेदर. सो ये लोग कहाँ मिले, डिस्कशन करी. 5 फाउंडिंग कंट्रीज हैं जिन्होंने फर्स्ट इसको बनाया था, एंड अल्टीमेटली इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 8th of August 1967. ठीक है. सो Association of Southeast Asian Nations, that is ASEAN, is a group of Southeast Asian nations, and it came into existence on 8th of August 1967. किसके थ्रू आई थी? साइनिंग ऑफ एशियन डिक्लेरेशन, ऑल्सो नोन एज बैंकॉक डिक्लेरेशन. सो ये आपको याद करके रखना है. एशियन के साथ कौन सी डिक्लेरेशन लिंक्ड है? बैंकॉक डिक्लेरेशन. देयर कैन बी अ क्वेश्चन कि बैंकॉक डिक्लेरेशन कौन से टाइप की ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड है, तो किसके साथ लिंक्ड होगा? एशियन के साथ. ठीक है. एशियन डे बनाया जाता है कब? 8 अगस्त, बिकॉज इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 8th अगस्त 1967. सो जो उसका 8 अगस्त है उस दिन उसका एशियन डे बनाया जाता है एवरी ईयर. फाउंडिंग मेंबर्स है एशियन के 5: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड. इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड. IMPS एंड थाईलैंड. ठीक है. इसका सेक्रेटेरिएट क्या है? सेक्रेटेरिएट मतलब सचिवालय, आप हेडक्वार्टर बोल सकते हैं. कहाँ पे है? जकार्ता. जकार्ता कहाँ है? ये इंडोनेशिया की कैपिटल है. सो टोटल इसके मेंबर्स कितने हैं? वैसे 10, जिसमें से 5 है फाउंडिंग मेंबर्स और 5 हैं जिन्होंने ग्रेजुअली धीरे धीरे करके ज्वाइन किया था. एशियन का मोटो क्या है? 1 विजन, 1 आइडेंटिटी, 1 कम्युनिटी. एक ही हमारा विजन है, एक ही हमारी आइडेंटिटी है और हम इकट्ठे हैं. मतलब ये दिखाता है कोऑपरेशन की भावना कि ऑल 10 कंट्रीज हैव कम टुगेदर टू फॉर्म अ ग्रुप नोन एज एशियन. ऑल्दो फाउंडिंग मेंबर्स 5 है, बाकियों ने बाद में ज्वाइन करा है, बट स्टिल मोटो सेम ही रहता है. ये एशियन का लोगो है. सो इस पे आपको क्या क्या पता चला? हमने शुरू करा एशियन. क्या है ये? एक एसोसिएशन है. किसकी? साउथ ईस्ट एशियन नेशन की. साउथ ईस्ट एशिया में जो नेशंस हैं उनकी. ये कब आई थी? 8 अगस्त 1967. किसके साइन होने से आई थी? बैंकॉक डिक्लेरेशन, ऑल्सो नोन एज एशियन डिक्लेरेशन. ठीक है. इसका ये जो 8 अगस्त है, इस दिन क्या मनाया जाता है? एशियन डे. उसके बाद इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ बैठता है? जकार्ता. कहाँ पे है ये? इंडोनेशिया. इंडोनेशिया की कैपिटल है बेसिकली. इसके फाउंडिंग मेंबर्स कितने हैं? 5. कौन? इंडोनेशिया और IMPS, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड. ठीक है. क्लियर है ये फैक्ट्स? बिल्कुल जी बिल्कुल, सारे फैक्ट्स क्लियर हैं. आगे बढ़ते हैं. याद हो गया मेरे को? वेरी वेरी नाइस. इसका मोटो क्या है? 1 विजन, 1 आइडेंटिटी, 1 कम्युनिटी. वी आर टुगेदर. वी आर टुगेदर आई एम एडिंग बिकॉज दे केम टुगेदर, बट 1 विजन, 1 आइडेंटिटी, 1 कम्युनिटी. ये देख लिया हमने. नेक्स्ट. सॉरी. सो एशियन के जैसे हम बात कर चुके हैं कि 10 मेंबर हैं. सो आपका ना एक्चुअली क्वेश्चन आ सकता है. किस तरीके से आ सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियन? सो देव गिवन 5 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस. आपको बताना है कि कौन एशियन का मेंबर नहीं है. या फिर ये आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एशियन, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियन. किसी भी तरीके से आ सकता है. सो ये 10 जो
कंट्रीज हैं, इसके नाम आपको याद होने चाहिए। अभी मैं आपको बताती हूँ याद करने का तरीका। सबसे पहले ये साउथ ईस्ट एशियन, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये इसका जूम डिफेक्ट है। जूम में यहाँ पे ऐसे दिखा रखा है। तो सबसे पहले हमने फाउंडिंग मेंबर्स देख लिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, IMPS थाईलैंड। ठीक है, वेयर इज इंडोनेशिया? ये हमारा इंडोनेशिया है, ये पूरा इंडोनेशिया है। ठीक है, उसके बाद वेयर इज मलेशिया? हियर इज मलेशिया। फिलीपींस यहां पे है, सिंगापुर इज हियर नीचे, छोटा सा। ठीक है, थाईलैंड इज इधर, दिस इज थाईलैंड। ठीक है, सो ये हो गए 5 फाउंडिंग कंट्रीज। ब्रूनी एक छोटा सा कंट्री है यहाँ पे, ब्रुनेई। वियतनाम इज दिस वन, साउथ चाइना सी से टच करता हुआ। लाओस इज दिस वन। म्यांमार इज दिस, हमारा नेबरिंग कंट्री है इंडिया का। एंड दिस इज कंबोडिया फाइनली। ठीक है, सो देयर आर 10 कंट्रीज, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओ, म्यांमार एंड कंबोडिया। कैसे याद होंगे? वेरी सिंपल। देखिए, एक्स ने IMPS किया थाईलैंड से, BB को VC और क्या बोला? क्या बोला? एंड बोला VC लाओ। ठीक है, सो एक्स ने IMPS करा, मतलब पैसे ट्रांसफर करे बेसिकली। कहां से? थाईलैंड से BB को। किस लिए? और बोला कि VC ले आओ। VC मतलब वीडियो कैमरा। ठीक है, तो IMPS से क्या हो गया? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड तो आ ही रहा है। सो BB क्या है? सो बेसिकली ब्रुनेई एंड बर्मा। बर्मा को म्यांमार भी कहते हैं, तो वो बेस याद करने के लिए बस इस निमोनिक के लिए। VC में क्या हो गया? वियतनाम, C इज कंबोडिया, लाओ इज लाओ। ठीक है, डन। एंड कंबोडिया वॉज द लास्ट कंट्री विच ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। सो हमें इसके मेंबर कंट्रीज याद हो चुके हैं। कौन कौन है? एक्स ने IMPS किया थाईलैंड से और BB को बोला कि VC ले आओ। ठीक है जी, चलिए अब हमने देख लिया एशियन के बेसिक फैक्ट कि एशियन कब आया, एशियन का सेक्रेटेरिएट कहां पे है, एशियन डे कब बनाया जाता है, एशियन के कितने मेंबर्स हैं और एशियन का लोगो क्या है और मोटो क्या है। ठीक है, अब एशियन को बनाने का पर्पस क्या था? सो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये मैंने एशियन की वेबसाइट से ली है। सो बेसिकली 3 मेजर पर्पस है, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक पर्पस एंड सोशियो कल्चरल पर्पस। सो 3 आ जाते हैं। अभी हम एम्स एंड पर्पस पे आएंगे, बट जस्ट टू शो यू कि किस लिए बना था ये। पॉलिटिकल सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमिक पर्पस के लिए। इकोनॉमिक पर्पस में आ जाता है कि ट्रेड एस्टैब्लिश करना है, इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तीसरा सोशियो कल्चरल। ठीक है जी, चलिए अब हम आ जाते हैं कि एशियन को बनाने का एम क्या था, पर्पस क्या था। मतलब ठीक है उस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रहा था, पोलराइजेशन थी, इकोनॉमिक इश्यूज थे, बट ये 5 कंट्रीज
ये फिर बाकी 5 कंट्रीज और ये 10 कंट्रीज इकट्ठे क्यों हैं, इनका पर्पस क्या है साथ आने के लिए? हो देखे देखे देखे। चलिए सब लोग पहले मेरे को बताएंगे कि हाँ समझ आया अभी तक, हाँ या नहीं। जल्दी 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 जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम एंड पर्पस। सो ये आप देख रहे होंगे कि कुछ रेड हाईलाइटेड है, कुछ नॉर्मल ब्लैक में है। मतलब जो उस पर्पस का इंपॉर्टेंट क्रक्स है उस चीज को हमने रेड हाईलाइट कर लिया है कि आपको वो चीज देखते ही याद हो जाए। हाईलाइट इसीलिए करते हैं, आप हाइलाइटर भी यूज करते हैं ना, मैं एट सेवरल टाइम्स। सो सबसे पहला पर्पस है इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना, सोशल प्रोग्रेस को एक्सेलरेट करना और कल्चरल डेवलपमेंट करना। रीजन में इकट्ठे आके इक्वालिटी एंड पार्टनरशिप को मतलब अपने आप को स्ट्रेंथन करना, प्रॉस्परस एंड पीसफुल साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को एस्टैब्लिश करना। सो इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। सो इकोनॉमिक आ गया यहाँ पे, सोशल कल्चरल यहाँ पे आ गया, इन लाइन विद व्हाट वी डिड कि ये मेन पर्पस है 3, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड सोशल कल्चरल। दूसरा रीजनल पीस को प्रमोट करना, ठीक है, and stability through abiding for justice and rule of law in the relationship among countries in the region and adhere to the principles of UN Charter. So basically पूरे रीजन में पीस मेंटेन रहे, अच्छा वातावरण रहे, नेशंस के बीच में लड़ाइयों का या फिर तनाव ना रहे बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन। मतलब ये एक फोरम एस्टैब्लिश कर दी गई जहां पे दो नेशंस के बीच में अगर इश्यूज हैं भी तो भी दे कम टुगेदर एंड डिस्कस इट एंड मेंटेन पीस इन द रीजन, कि कोई ऐसी सिचुएशन ना आए जहां पे इन लोगों को आपस में लड़ाइयां करनी पड़े। ठीक है जी। सो पीस से आप लिंक कर सकते हैं ना, पॉलिटिकल सिक्योरिटी भी हो गई, इकोनॉमिक के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि अगर पीस नहीं होगी तो डेवलपमेंट नहीं होगी। ठीक है। एक्टिव कोलैबोरेशन किस एरिया में? मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड। मतलब हम एक साथ आए हैं और एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं, हमारा कॉमन इंटरेस्ट है क्या? इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, साइंटिफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। एक साथ आके जहां पे जिसको जिस चीज की नॉलेज है, जिसको जिस चीज के बारे में पता है, वो एक दूसरे को प्रमोट करेगा, एक दूसरे की हेल्प करेगा सो दैट दे कैन ग्रो। नेक्स्ट, असिस्टेंस देना, ट्रेनिंग एंड रिसर्च फैसिलिटीज। सो आपको ध्यान होगा IMF भी टेक्निकल असिस्टेंस देता था। सिमिलरली एशियन भी एक दूसरे कंट्रीज को एजुकेशनल फील्ड में, प्रोफेशनल फील्ड में, टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। कहीं पे कोई रिसर्च हो रही है तो कुछ डेवलपमेंट हुई है तो हम एक दूसरे के साथ वो एक्सचेंज करेंगे। ठीक है जी, बढ़े आगे। चलिए, सो 5th पॉइंट हो गया कि हम कोलैबोरेट करेंगे, मतलब इकट्ठे आएंगे। किस लिए? कि हमारी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज का यूटिलाइजेशन अच्छा हो रहा है। मतलब हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हम उसका यूटिलाइजेशन अच्छा कर पा रहे हैं, 100% यूटिलाइज कर रहे हैं, मोर देन 100% करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब उसका कुछ बाई प्रोडक्ट है तो उससे भी हम कुछ बना सकते हो। ट्रेड का एक्सपेंशन, ठीक है, अब इंक्लूडिंग स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल कमोडिटी ट्रेड। मतलब कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो उसको स्टडी करके हम उसका सोल्यूशन निकालने की भी कोशिश करेंगे। इंप्रूवमेंट किसकी? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, मतलब लॉजिस्टिक इंप्रूवमेंट भी साथ के साथ आएगी, क्योंकि अगर लॉजिस्टिक इंप्रूवमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा। मतलब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, आपकी रोड्स अच्छी हैं, सो देयर इज स्मूथ ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश गुड्स। दूसरा, साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज, इसको प्रमोट करना। क्लोज एंड बेनिफिशियल कोऑपरेशन किससे? जो भी एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई एशियन, इसकी जैसी और भी ऑर्गेनाइजेशन है
चाहे इंटरनेशनल हो या फिर कोई रीजनल हो, उसके साथ हम कोऑपरेट करके चलेंगे एज अ बॉडी। ऐसा नहीं है कि अगर हमने अपनी एसोसिएशन बना ली है तो हम 10 कंट्री है, हम बस आपस में रहेंगे, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमें नहीं बात करनी यूएस से, हमें नहीं बात करनी जापान से, हमें नहीं बात करनी साउथ कोरिया से। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो व्हाट दे आर सेइंग कि वील कम टुगेदर फॉर बेनिफिशियल कोऑपरेशन ऑफ आवरसेल्फ एंड हम उनके साथ म्यूचुअली कोऑपरेट करेंगे फॉर म्यूचुअल डेवलपमेंट। बहुत ज्यादा म्यूचुअल हो गया, राइट? बट एसोसिएशन तो बनी उसी के लिए। सो आप देखेंगे तो 7 पर्पस हो गए। सबसे पहला इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, इसको एक्सेलरेट करना, बढ़ाना। दूसरा रीजनल पीस को प्रमोट करना कि कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तीसरा हम लोग एक दूसरे को एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में प्रमोट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑल्सो, कि कंट्री को कैसे रन करना है, कौन सी नई चीज आई है। असिस्ट करना ट्रेनिंग एंड रिसर्च फैसिलिटीज प्रोवाइड करके, ठीक है, किस एरिया में, एजुकेशनल, प्रोफेशनल, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव। अगला क्या करना कि हम अच्छे से अपनी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज का यूटिलाइजेशन कर पाए, ट्रेड को एक्सपैंड कर पाए, इंटरनेशनल ट्रेड में कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उसको सॉल्व कर पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें कि मतलब ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को डेवलप कर पाए और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर पाए। अगर आप देखेंगे तो ये एशिया एक छोटा सा रीजन है और इसकी एग्रीगेट पॉल्यूशन भी अगर हम देखें तो इंडिया की आधी है, बट जीडीपी अच्छी खासी है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है। सिंगापुर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है जी। साउथ एशियन स्टडीज को प्रमोट करना, और साथ में ऐसा नहीं है कि हम बस 10 हैं तो हम 10 ही रहेंगे, हम किसी से बात नहीं करेंगे, हमने एक ग्रुप बना लिया है, बगल वाले का वो ग्रुप है, हम उनसे बात नहीं करते हैं, हमारी कट्टी हो रखी है। नहीं, इन्होंने ना अब्बा कर रखी है सबसे कि हम क्लोज और बेनिफिशियल कॉर्पोरेशन जो भी एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, हम उनके साथ मिल के चलेंगे। ठीक है जी, चलिए एम्स एंड पर्पस क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब एक बार अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको ना रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे न्यूज पे आते हैं। सबसे पहला एशियन, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की एक है, 1967 में आई थी, 8 अगस्त को। सेक्रेटेरिएट है इसका जकार्ता में, जो है इंडोनेशिया की कैपिटल। ये आई थी थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसके 10 कंट्रीज है। अब 10 में 5 फाउंडिंग है, 5 बाकी है। 5 जो फाउंडिंग है उसका IMPS थाईलैंड से किया। किसको किया? बीबी को किया। किसने किया? VC लाओ, VC लाओ, कहीं से भी लाओ, वीडियो कैमरा खरीद के लाओ, हमें रिकॉर्डिंग करनी है। कोरोना वायरस का टाइम है, हम किसी से मिल नहीं सकते हैं, तो हमें वीडियो रिकॉर्ड करके भेजनी है बस। IMPS इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये आपके फाउंडिंग मेंबर्स भी हैं। तो हमने इसको इस तरीके से आगे के जो 5 कंट्रीज हैं IMPS थाईलैंड के, वो फाउंडिंग मेंबर्स हो गए। बाकी जो आए ब्रुनेई, बर्मा दैट इज म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ठीक है। और जो C से कंबोडिया है, दैट वाज द लास्ट कंट्री हु जॉइंड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हमने एक बार मैप में भी देख लिया। अब दूसरा एम एंड पर्पस। तो मोटा मोटा जो एम एंड पर्पस है वो पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड सोशियो कल्चरल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, दैट इज। तो उसके एम्स एंड पर्पस हमने वही 7 पढ़े, यहीं पे आके एक बार देख लेते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग देम अगेन। एक्सेलरेट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को, सोशल प्रोग्रेस को, कल्चरल डेवलपमेंट को, अपने रीजन में स्टेबिलिटी और पीस मेंटेन करके रखना, एक्टिव कोलैबोरेशन
एंड म्यूचुअल असिस्टेंस एक दूसरे को देना इन द एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेट्रा. असिस्टेंस देना किस तरीके में? ट्रेनिंग एंड रिसर्च फैसिलिटी. तो पहले हमने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करा है, कॉमन इंटरेस्ट के एरिया में एक दूसरे को सपोर्ट करा है, किसी भी टाइप का सपोर्ट हो सकता है. दूसरा क्या है, हमने एक दूसरे को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी है, रिसर्च असिस्टेंस भी दी है फॉर एजुकेशन, प्रोफेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड अलॉन्ग विद टेक्निकल. फिर क्या है, हम कोलैबोरेट कर रहे हैं. किस लिए कोलैबोरेट कर रहे हैं? कि हम अपने एग्रीकल्चर का मतलब प्राइमरी सेक्टर और इंडस्ट्रीज दैट इज सेकेंडरी सेक्टर, इसका यूटिलाइजेशन मैक्सिमम कर पाए, अपना ट्रेड को एक्सपैंड कर पाए. इंटरनेशनल कमोडिटी मतलब वहां पे ट्रेडिंग में जो इश्यूज आ रहे हैं उस पर रिसर्च करना, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन वाले एरियाज को डेवलप करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का इम्प्रूव करना, साउथ एशियन नेशन से रिलेटेड कोई भी स्टडी मतलब किसी भी टॉपिक पे रिसर्च होती रहती है. दूसरा कि हम बस अपने 10 में ऐसे नहीं रहेंगे, हम ऐसे रहेंगे. हम मतलब कि इंटरनेशनल और रीजनल कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, हम उनसे भी कोऑपरेट करके चलेंगे. ठीक है जी, चलिए आगे. अब हम आते हैं न्यूज पे. तो ये वाली जो न्यूज है ये आपके मॉड्यूल में थी और ये अभी हुआ है जून में, लाइक जस्ट अ वीक गो, मे बी 27-28 जून के आसपास ही 36th एशियन समिट हुआ है. ठीक है. सो 35th एशियन समिट क्या होता है? सबसे पहली चीज, ये जनरली बाय एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है. किसकी? सारे एशियन नेशंस की, जहां पे वो इकट्ठे आते हैं और डिस्कस करते हैं कि अभी ये प्रॉब्लम चल रही है, अब हमें इस चीज पे फोकस करना है, अब हमें यहाँ पे कॉपरेट करना है, अब हमें इस चीज को लेके आगे बढ़ना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो उनके एजेंडाज होते हैं. तो 35th एशियन समिट ये हुआ था कहाँ पे? बैंकॉक. तो ठीक है, 35th एशियन समिट कहाँ हुआ था? बैंकॉक. अगली चीज कब हुआ था? नवंबर 2019. उसमें थाईलैंड था रोटेटिंग चेयर. रोटेटिंग चेयर का मतलब क्या है? सो द चेयरमैन जो होगा एशियन समिट का वो फिक्स्ड नहीं है कि हर साल थाईलैंड ने ही हेड करना है, हर साल सिंगापुर ने ही हेड करना है. नहीं, इट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी ईयर. एंड इस समिट का थीम क्या था? एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी. अब इन्होंने बता दिया कि अगला एशियन होना है कहाँ पे? वियतनाम में. तो देख लिया हमने 35th एशियन समिट कहाँ पे हुआ? बैंकॉक में. बैंकॉक में हुआ. बैंकॉक कहाँ पे है? थाईलैंड का कैपिटल है. सो हु वाज द चेयर? थाईलैंड. कब हुआ था? नवंबर 2019. और उन्होंने बता दिया कि 36th भी होना है. कब होना है? जून में. सो जून में ये हो गया. मैम कोरोना वायरस चल रहा है अभी, तो कहीं पे आना जाना तो मना है. फिर कैसे कर लिया इन्होंने? मतलब कैसे? एक कंट्री से दूसरे कंट्री जब रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है तो उन्होंने सबमिट कैसे कर लिया? इन्होंने वही सोल्यूशन निकाला जो हम कर रहे हैं. आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो कॉल पे चैट करते हैं, तो इन्होंने सबमिट कैसे करा? वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस. सारे के सारे जो हेड ऑफ स्टेट थे वो आए, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने सबमिट करा. चेयर कौन था? वियतनाम. क्योंकि आपने देखा कि 2020 का समिट कहाँ पे होना था? वियतनाम में. सो हु वाज इट वाज 36th एशियन समिट को चेयर किसने करा? वियतनाम ने. और इसका फोकस क्या था इस टाइम पे? कोविड-19 पैंडेमिक के क्या रिस्पॉन्सेज होने चाहिए, पैंडेमिक से रिकवरी के लिए क्या करना चाहिए, और फर्दर अपने आपस में कॉपरेट कैसे करें. बिकॉज कोरोना वायरस वाला टाइम है, कोविड-19 चल रहा है, तो ऑब्वियसली सबमिट होगा तो उसी के अराउंड डिस्कशन करेंगे, उसी से रिलेटेड बात करेंगे कि इस पैंडेमिक के चलते हमें क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो हमें उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, जब ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगा तो हमें कैसे रिकवर करना है, और हमें म्यूचुअली कॉपरेट तो करना ही है. ठीक है जी. थीम क्या था? कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन, मतलब इकट्ठे है और रिस्पॉन्सिव है एशियन ग्रुप. ठीक है. सो 36th एशियन कैसे हुआ? वाया
वीडियो कॉन्फ्रेंस। चेयरपर्सन कौन था? वियतनाम। थीम जरूर याद करिए, थीम क्या थी इसकी? कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन। आप साथ में अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, सिर्फ सुनिए मत वीडियो को, साथ के साथ ना कुछ जरूर लिखते रहिए। मतलब कुछ ना कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने ड्राइंग या पेंटिंग बनानी शुरू कर दी है कि हाँ ठीक है, नहीं, एकाग्रता से पूरा का पूरा फोकस लगा के सुनना है, साथ में लिखना है। आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको नेक्स्ट टाइम रिवाइज करने के लिए या फिर और रिटेन करने के लिए। ठीक है जी। सो हमने देख लिया 35 एशियान का समिट कहां पे हुआ था? बैंकॉक में। कब हुआ था? नवंबर में। चेयरपर्सन कौन था? थाईलैंड। एंड थीम क्या थी? एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। अगला समिट 36 एशियन समिट कहां पे हुआ था? वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुआ था, कहीं मिले नहीं थे सारे। चेयरपर्सन कौन था? वियतनाम। थीम क्या थी? कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन। मेजरली ये क्या इशू डिस्कस करे थे? कोविड-19 के रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, पैंडेमिक के बाद कैसे रिकवरी होगी, इसके लिए इन्होंने एक एशियन कोविड फंड भी बनाया है बेसिकली, जहां पे कोई भी डोनेट कर सकता है सो दैट एशियन डेवलप कर सके। जैसे कि आपको पता होगा मेजरली ये जो कंट्रीज हैं ये टूरिज्म डिपेंडेंट है। इंडोनेशिया, बाली इज अ डेस्टिनेशन। थाईलैंड में कहाँ जाते हैं लोग? बैंकॉक जाते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिलीपींस में भी जाते हैं लोग, मलेशिया में भी जाते हैं। ये सारे टूरिज्म डिपेंडेंट कंट्री हैं मोटे मोटे। तो यहाँ पे अब कोरोना वायरस की वजह से काफी बड़ा इम्पैक्ट आया है, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर तो चल ही नहीं रहा है, लोग कहीं जा ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने ये एशियन कोविड-19 फंड क्रिएट करा है फॉर देयर रिकवरी, कि ठीक है हम थोड़ा फंड इकट्ठा करके डेवलपमेंट की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हमने देख लिया एशियन इन न्यूज 35th एशियन समिट एंड 36th एशियन समिट। 35th एशियन समिट कहां पे हुआ था? बैंकॉक में। चेयरपर्सन थाईलैंड। 36th एशिया समिट का चेयरमैन बताइए? वियतनाम। थीम कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन। 35th की थीम एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। एंड जस्ट फॉर नॉलेज, सबसे पहला एशियन समिट कहां पे हुआ था? बाली, इंडोनेशिया। ठीक है जी, चलिए एशियन इन न्यूज, ये भी आपके मॉड्यूल से न्यूज उठाई गई है। इंडियन एशियन समिट 2019। सो जिस टाइम पे एशियन समिट हो रहा था उसी टाइम पे ये आपका साथ में हुआ इंडिया एशियन समिट, मतलब एशियन के 10 नेशंस और इंडिया। ये भी कहां पे हुआ था? बैंकॉक में। ये मेजर हाइलाइट्स हैं। मोदी जी ने कहा कि हम कमिटेड हैं, किस लिए? पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए। किस किस फील्ड में? स्ट्रॉन्गर सरफेस, मैरीटाइम एंड एयर कनेक्टिविटी। सरफेस मतलब लैंड कनेक्टिविटी, मैरीटाइम मतलब थ्रू सी कनेक्टिविटी, एयर मतलब एरोप्लेन, एंड डिजिटल लिंक ऑल्सो, मतलब जो हम डिजिटली आजकल काफी सारे लोगों से कनेक्टेड हैं, मतलब हम अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। लैंड रूट से कनेक्टिविटी, मैरीटाइम मीन्स सी रूट से कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी मतलब एयर मोड से, एंड डिजिटल ऑल्सो। ठीक है, बढ़िया, चलें आगे। ठीक है, इंडिया ने वेलकम करा रीसेंट डिसीजन किसका? एशियन इंडिया एफटीए को रिव्यू करने का। सो एफटीए क्या होता है? ये एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता है जहां पे दो कंट्रीज के बीच में जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, उसके ऊपर टैरिफ और नॉन टैरिफ मतलब काफी कंसेशंस दे दिए जाते हैं कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना इजी हो जाता है। तो यहाँ पे बात हुई कि वेलकम करा कि अभी तक ये एंटर नहीं हुआ है, दे हैवंट बीन एबल टू come at a common platform for implementation of the FTA. So इंडिया ने वेलकम करा डिसीजन कि ठीक है इसको रिव्यू करके इसको आगे डिसाइड करते हैं कि कैसे करना है। इंडिया ने एक्सप्रेस करा अपना डिजायर स्ट्रेंथन करना पार्टनरशिप किस एरिया में? मैरीटाइम सिक्योरिटी,
ब्लू इकोनॉमी एंड ह्यूमैनिटेरियन एड। अब इन तीनों को देखते हैं क्या 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 होता है। मैरीटाइम सिक्योरिटी, अगर आप देखेंगे एशियन नेशंस जितने भी हैं सबका सी से कनेक्टेड है, ठीक है, सबका वाटर बॉर्डर है, तो ऑब्वियसली मैरीटाइम कनेक्टिविटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी मतलब उनके आसपास का जो सी बॉर्डर है उसकी सिक्योरिटी बहुत जरूरी हो जाती है कि वहां से कुछ भी अटैक ना हो, कुछ चोरियां ना हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पे आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे। ब्लू इकोनॉमी, जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर बॉडी है आसपास, समुद्र है आसपास, तो ब्लू इकोनॉमी, ब्लू मतलब जो भी चीज हम समुद्र से एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं वहां पे भी हम अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करेंगे। ह्यूमैनिटेरियन एड क्या मतलब है कि मतलब कहीं पे भी आपके यहाँ पे कुछ डिजास्टर हो रहा है, कुछ इशू आ रहा है, जहां पे जैसे फॉर एग्जांपल रोहिंग्या इशू हुआ था म्यांमार में, तो वहां पे हम ह्यूमैनिटेरियन एड भी आपको प्रोवाइड करेंगे। हम अपना पार्टनरशिप यहाँ पे भी स्ट्रेंथन करते हैं। कहाँ? मैरीटाइम सिक्योरिटी, ब्लू इकोनॉमी एंड ह्यूमैनिटेरियन एड। बिसाइड दिस थ्री, दोनों लोगों ने एग्री करा कि जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है? एशियन इंडिया का कॉमेमोरेटिव समिट हुआ था 2018 में। किस लिए? एशियन इंडिया के जो डायलॉग थे उसको 25 साल पूरे हो गए थे, और इसका पर्पस क्या था कि एशियन इंडिया की जो रिलेशनशिप है उसको हम आगे और स्ट्रेंथन करेंगे और स्ट्रॉन्ग करेंगे और डीप टाइज होंगे। मतलब हम अपने आसपास जो कंट्रीज हैं उसके साथ अच्छे रिलेशंस रखेंगे, तभी तो हम इकट्ठे डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो इंडिया एशियन समिट का सबसे पहले क्या था कि हम अपनी पार्टनरशिप स्ट्रेंथन करेंगे। कहां पे? स्ट्रॉन्ग सरफेस, मैरीटाइम, एयर एंड डिजिटल। दूसरा, एफटीए रिव्यू करने का डिसीजन को हमने वेलकम करा। तीसरा, मैरीटाइम सिक्योरिटी, आगे आगे, ब्लू इकोनॉमी, ह्यूमैनिटेरियन एड। यहां पे हम आपको हेल्प करेंगे, हम अपनी जो पार्टनरशिप है उसको स्ट्रेंथन करते हैं। दूसरा, दोनों कंट्रीज इकट्ठे आए, दोनों मतलब कंट्रीज नहीं, इंडिया और एशियान ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज, ये लोग इकट्ठे आए, इन्होंने बोला दिल्ली डिक्लेरेशन की इम्प्लीमेंटेशन में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है? इंडिया एशियान का कॉमेमोरेटिव समिट हुआ था। कब हुआ था? जनवरी 2018 में। किस लिए हुआ था? एशियन और इंडिया के डायलॉग को 25 साल हो गए थे, सिल्वर जुबली बना रहे हैं ये। तो दिल्ली डिक्लेरेशन 25 ईयर्स, 2018 एशियन इंडिया का कॉमेमोरेटिव समिट। चलिए आगे। तो ये एक एशियन का वीडियो कॉन्टेस्ट होता है, तो ये अवार्ड सेरेमनी हुई थी। कब हुई थी? जुलाई 19 2019। कहां पे हुई थी? लाओस में। तो इलिया परामना इंडोनेशिया से, डियान सी फ्रॉम सिंगापुर, एनालॉग दवोंग फ्रॉम लाओस, इनको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइज दिया गया था। और इनको प्राइज किसने दिया था? लाओ यूथ यूनियन, जो इनके डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल है सोमाकियो किंगसादा, जिन्होंने चेयर करा था, इन्होंने इनको प्राइज दिया था। सो बेसिकली एक यूथ वीडियो कॉन्टेस्ट है, 5वां हुआ था। इन 3 लोगों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज मिला था। तो पहले कहां से है? इंडोनेशिया से, इलिया प्रामना। दूसरे कहां से है? सिंगापुर से, जियान सी। तीसरे कहां से है? लाओस से, एनालॉग डवोंग। ठीक है जी, बढ़िया। इतना ही टॉपिक है हमारा, इतना ही पढ़ना था हमें एशियन के बारे में। अदरवाइज तो इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बट जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूं कि हम अपना मटेरियल, हम अपना कंटेंट जो आपके इंस्टीट्यूट ने सिलेबस दिया है, कंटेंट दिया है, उस तक रिस्ट्रिक्ट करके चलेंगे। अदरवाइज ये बहुत एंडलेस हो जाएगा और नेवर एंडिंग है। ठीक है जी, आगे हैं अब आपके 1 2 3 4 से 5 6 7 8 MCQs जो आपको सॉल्व करने हैं। तो मैं एक एक करके दिखाती हूँ। 8th है ये, दिल्ली डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, अभी करा है हमने, वो बताना है आपको। फिर है आपका
जो एशियन इंडिया की समिट हुआ था 2019 में, उसके की हाइलाइट्स कहाँ कहाँ क्या क्या थे वो बताना है आपको। उसका की हाईलाइट क्या नहीं था। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है नॉट, तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। 36th एशियन समिट जो अभी हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंस से, उसकी थीम क्या है? कौन से कंट्री ने 36th एशियन समिट को चेयर किया था? एशियन का सेक्रेटेरिएट कहां पे है? वेयर? बैंकॉक डेक्लेरेशन किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? इनमें से कौन सा कंट्री फाउंडिंग मेंबर नहीं है? IMPS थाईलैंड। आई होप याद है सबको। बढ़िया जी बढ़िया। कौन सा कंट्री एशियन का मेंबर नहीं है? ब्रुनेई, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और मलेशिया में से ये बताना है आपको। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है जी, डन। तो आज के टॉपिक में आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है एशियन। एशियन क्या है? एक साउथ ईस्ट एशियन की एसोसिएशन है। कब आई थी? 1967, 8th of अगस्त को। कैसे आई थी? बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन होने के बाद आई थी। सेक्रेटेरिएट कहाँ है इसका? जकार्ता में। कितने मेंबर्स है इसके? 10। 5 फाउंडिंग, 5 हु ज्वाइन लेटर। IMPS थाईलैंड से किया। किसको किया? बीबी को किया। किस लिए किया? VC लाओ। ठीक है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, बर्मा, ऑल्सो मतलब अदर नेम फॉर म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, लास्ट कंट्री हु ज्वाइन दी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमने इसके एम्स एंड पर्पस देख लिए। मेजर एम क्या है कि हाँ ठीक है, हमको सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिक्योरिटी में कोऑपरेट करना है। आपने देख लिया ना, सबसे पहला क्या था कि हमें इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, यहाँ पे डेवलपमेंट में ध्यान देना है। हमें अपने पूरे रीजन में पीस मेंटेन करके रखनी है। जो हमारे एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है वहां पे हमें म्यूचुअली कोऑपरेट करना है। हमें एक दूसरे को टेक्निकल असिस्टेंस देनी है। कहाँ पे? प्रोफेशन, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इन एरियाज में। उसके बाद जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारा एग्रीकल्चर है, उसका हमें यूटिलाइजेशन इंक्रीज करना है। हमें एक्सपैंड करना है ट्रेड। जो भी इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं उसको हमें स्टडी करके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन को डेवलपमेंट करना है। उसके बाद क्या करना है हमको? जल्दी 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 जल्दी, हाँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का इम्प्रूव करना है। फिर हमें एशियन, साउथ एशियन स्टडीज को प्रमोट करना है। एंड लास्ट, हमें जो बाकी रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कोऑपरेट करना है। हमें अपने आपस में ही नहीं रहना है, हमें बाकियों से भी कोऑपरेट करना है। फिर हमने न्यूज देखी। 35th एशियन समिट हुआ था। ये कहां पे हुआ था? बैंकॉक। इसका थीम क्या था? एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। और चेयरपर्सन कौन था? थाईलैंड। ये कब हुआ था? नवंबर 2019। अगला कब हुआ है? 36 जून 2020। मतलब ये भी जैसे एग्जाम्स होते हैं ना, नवंबर, दिसंबर, मई, जून, उसी हिसाब से हो रहे हैं। कैसे हुआ था? ये वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हुआ था। चेयरपर्सन कौन है? वियतनाम। मेजर फोकस इनका क्या रहा? कोरोना वायरस रिलेटेड, कि अभी हमें रिस्पॉन्स कैसे करना है, पैंडेमिक खत्म होने के बाद रिकवरी कैसे रहेगी, उसके बाद हमें फर्दर भी म्यूचुअली कोऑपरेट करते चलना है। थीम क्या है? कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव
एशियान। ठीक है, फिर हमने देखा कि एशियान और इंडिया का समिट हुआ। कब हुआ? 2019 नवंबर। अभी जून 2020 में आपका एशियन समिट हुआ है, बस साथ में इसकी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आ रही है कि इंडिया एशियन समिट भी हुआ है। सो इसके चार क्या थम्स थे कि हम अपने आप की जो पार्टनरशिप है वो स्ट्रेंथन करेंगे। कहाँ पे? लैंड मतलब स्ट्रॉन्ग सरफेस, एयर कनेक्टिविटी, मैरीटाइम लाइक वाटर कनेक्टिविटी एंड डिजिटल कनेक्टिविटी ऑल्सो। ठीक है, दूसरा लेग इंडिया ने वेलकम करा, क्या? एफटीए रिव्यू करने का स्टेप। उसके बाद हमारी पार्टनरशिप किन एरियाज में? मैरीटाइम सिक्योरिटी, ब्लू इकोनॉमी एंड ह्यूमैनिटेरियन एड। रोहिंग्याज को जो म्यांमार वाला इशू आया था, इंडिया ने काफी हेल्प करी थी। ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्योंकि सारे के सारे जो नेशंस हैं ये वाटर बॉडीज हैं इनके आसपास। आप मैप दिखा देती हूँ मैं आपको, चाहे ये देखिए। सो ये दिस इज ऑल सी, तो ये सब समुद्र है। तो इसके यहाँ पे भी वाटर है, इधर भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है। ये तो 2-3 साइडेड वाटर से कवर है। ये आइलैंड नेशंस हैं, फिलीपीन आइलैंड नेशन है। सो इसीलिए मैरीटाइम सिक्योरिटी बिकम्स इंपॉर्टेंट। लास्ट क्या था? दिल्ली डेक्लेरेशन पे इंप्लीमेंट करने के लिए अग्री करना। दिल्ली डेक्लेरेशन क्या है? इंडिया एशियन का कॉमोमरेटिव समिट हुआ था जनवरी 2019-18 में, जहां पे देख 2018 नॉट 2019, 2018 में हुआ था टू सेलिब्रेट 25 इयर्स ऑफ डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड एशियान। ये डिक्लेरेशन साइन हुआ था कि इन इन एरियाज में ऐसे ऐसे हम म्यूचुअली कोऑपरेट करेंगे। उसको इन्होंने यहाँ पे स्ट्रेंथन करा है कि हाँ ठीक है, हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद 5th यूथ वीडियो कॉन्टेस्ट, उसकी अवार्ड सेरेमनी कहाँ पे हुई थी? लाओस में हुई थी। अवार्ड भी लाओस के डेप्यूटी सेक्रेटरी ने दिया था। ठीक है, पहला अवार्ड एक इंडोनेशियन सिटीजन को मिला है, दूसरा सिंगापुर सिटीजन को मिला है, तीसरा लाओस के सिटीजन को मिला है। बिल्कुल जी, परफेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आपके 8 एमसीक्यूज हैं। आप सारे के सारे एमसीक्यूज करके रखेंगे, अपने आप करेंगे, हम फिर उनको अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। अब आपको मुझे ये बतानी है 2-4 चीजें कि क्या हमारी स्पीड फास्ट आ रही है, हमारा रिवीजन इतनी बार होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे आईएमएफ मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया, जाते जाते रिवाइज करवाया था, उसके बाद आज क्लास शुरू कराते ही मैंने सबसे पहले आईएमएफ रिवाइज करा। सोल पर्पस यही था कि आप उसको रिटेन कर पाओ, आपका उस पर कम से कम टाइम लगे। नेक्स्ट हमने एशियान शुरू करा, एशियान डन। थोड़े थोड़े फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं और न्यूज आइटम है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट बॉडी को शुरू करेंगे, और तब तक आप अच्छे से अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जरूरी नहीं है बहुत लंबे लंबे टाइम पढ़ना है, बस अच्छे से पढ़ना है। एक टिप बताती हूँ, कई बार क्या होता है कि हम पढ़ने बैठते हैं, हमने बुक खोली हुई है और हम एक ही पेज पे 20 मिनट लगा देते हैं, 10 मिनट लगा देते हैं, 25 मिनट लगा देते हैं, आधा घंटा तक लगा देते हैं कई बार। एंड फिर भी हम एक ही पैराग्राफ को 2 बार पढ़े जा रहे हैं, 4 बार पढ़े जा रहे हैं, फिर भी नहीं समझ आया, 5वीं बार पढ़े जा रहे हैं। होता है आपके साथ? कितनों के साथ होता है? कितनों के साथ होता है? काफियों के साथ होता है। मेरे साथ भी होता था कि मतलब एज अ रिजल्ट क्या होता था, मैं 1 घंटा हो गया मैं पढ़े जा रही हूँ, पढ़ लिया मैंने, बट मेरा आउटपुट ही नहीं निकला है, बस 2 ही पेज पढ़े हैं मैंने, ऐसे कैसे होगा? फिर मैं पता क्या करती थी, सिंपल तरीका यूज करती थी, मोबाइल फोन में अलार्म लगा लिया। क्या अलार्म लगा लिया? 10 मिनट का, मतलब लाइक अभी 5 बज रहे हैं सपोज, तो मैंने 5:10 का अलार्म लगा दिया। 11 बज रहे हैं तो 11:10 का अलार्म लगा दिया। ठीक है, आपका अलार्म हर 10 मिनट के बाद स्नूज होता है, स्नूज होता है, तो फिर वो 10 मिनट बाद फिर बजेगा,
फिर मुझे पता चल जाएगा कि उस 10 मिनट में मैंने एक्चुअली में पढ़ाई करी है, मतलब वो मेरा पेज खत्म हो गया नहीं हुआ है, मैंने उस चीज को अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया, नहीं पढ़ा है, या फिर मैंने वो 10 मिनट वेस्ट करे हैं। मैं उठ गई हूँ, मैं पानी पीने चली गई हूँ, बस मम्मी से बातें करने लग गई, मैंने फोन उठा लिया है, फोन पे मैं व्हाट्सएप पे लग गई, या फोन पे मैंने कोई और काम शुरू कर दिया, या मैंने किसी फोन फ्रेंड को कॉल कर लिया। तो मेरे जब भी वेस्ट हुए इस तरीके से सिर्फ 10 से 20 मिनट वेस्ट हुए। उसके बाद आई गॉट बैक टू स्टडीज। दिस ऑल्सो हेल्प कि एक ही पेज पे मैंने कभी 10-12 मिनट से ज्यादा नहीं लगाया, क्योंकि आधा घंटा नहीं लगा, 10 मिनट के बाद मेरे को एक अलार्म मिल गया, अलार्म आ गया कि ठीक है बस बहुत हो गया। सो इस तरीके से टाइम को एफिशिएंटली यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एवरी मिनट इज क्रूशियल, यूज इट वेरी क्रूशियली। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। आज की क्लास अच्छे से समझ आई, बिल्कुल सारे बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको कितना समझ आया, आपको कहाँ लगता है कि किस चीज पे मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर कहीं स्पीड ज्यादा है, या फिर रिवीजन ज्यादा बार करा रही हूँ, या फिर रिवीजन कम बार करा रही हूँ, कुछ और जो भी आपका फीडबैक हो प्लीज मुझे बताइए। ठीक है जी, बढ़िया। फिर आज की क्लास खत्म करते हैं, तब तक बिल्कुल सेफ रहिए अपने घर पे, और अपना अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखिए। स्टे सेफ एट होम, स्टे इनडोर्स, डोंट स्टेप आउट ऑफ द हाउस अननेसेसरीली। लोग वॉक पे और इन सब पे भी जाने शुरू कर चुके हैं। चलिए जी, ओके बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।